हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश लिटरेचर के आपके अपने चैनल लिट ई सिटी में मैं सौरभ अग्रवाल एक नए कोर्स के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूं तो हम पोएम्स, नॉवेल्स, लिटरेचर के अलग अलग स्कोप्स को डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल बिगनर लेवल पर, लेमैन लेवल जिसको बोलते हैं, ये कोर्स आप लोगों के लिए है। चाहे वो टेक्निकल आपको पीजी के अंदर चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर, या इवन ऑन द एडवांस लेवल, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिटरेचर, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। वैसे तो हम ग्रेजुएशन लेवल से ही फिगर्स ऑफ स्पीच की स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। हम तरह तरह की फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कुछ बेसिक, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पन, इन सबको तो हम पढ़ते हैं। इस कोर्स में मेरी कोशिश रहेगी हम स्टडी करें थोड़े से एडवांस और बेसिक, और साथ ही देखिए मैंने इसके अंदर तीन चीजें ली हैं। एक, हमने डेफिनेशन, ये तो जरूरी होता ही है देखिए समझने के लिए कि वो पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच कैसे काम करती है। उसके अलावा इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। कुछ साउंड से रिलेटेड है, कुछ टिपिकल हम देखें रेटोरिक डिवाइसेस है, कुछ कंपैरेटिव डिवाइसेस है, और देखिए बिना एग्जाम्पल के तो इनको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो तरह तरह के एग्जाम्पल्स हम लेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साथ में मिलकर अपना ये नया कोर्स फिगर्स ऑफ स्पीच पे। देखिए पहले तो एक चीज यहां हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच काम कैसे करती है। एक फिगर ऑफ स्पीच जो है बेसिकली प्ले ऑन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। देखिए, प्ले ऑन मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेज, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि जो एक सिंपल वर्ड होता है उससे ज्यादा उसके ऊपर हम किसी तरह से प्ले करते हैं। प्ले करते हैं मतलब उस वर्ड को, उसके मीनिंग को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये एक प्लेन बिल्कुल लाइन, ये इसका प्लेन डिक्शनरी मीनिंग। जब हमें फिगर ऑफ स्पीच यूज करनी है तो हम इसको थोड़ा सा घुमाकर और सेंस दे देते हैं। यही मजा और लिटरेचर के लिए। देखिए फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो एसेंशियल पार्ट है लिटरेचर का। लिटरेचर, लिटरेरी लैंग्वेज बनती तभी है जब उसके अंदर किसी भी प्रकार के फिगर्स का हम यूज किया जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि फिगर ऑफ स्पीच केवल इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट है। इनफैक्ट आप कोई सा भी लिटरेचर लें, जैसे संस्कृत प्रोसोडी की अगर हम बात करें तो उसका एक अभिन्न हिस्सा है अलंकार। यही अलंकार है दोस्तों जिसको हम इंग्लिश के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है इनका काम क्या होता है? बेसिक पर्पस हमेशा एक यही होता है, टू गिव एक्स्ट्रा डायमेंशन। देखिए जो उसका लेयर है, जो उसकी ब्यूटी है, जो रिदम है, वो तो अपनी जगह है ही। पोएट के थॉट्स हैं, उसकी थीम है, वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स है, पोएटिक डिक्शन है, लेकिन इन सब के साथ जब एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है तो मीनिंग कुछ जुदा ही, कुछ अलग ही हो जाता है। ये जो अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनका जो यूज है ये हमारे दिमाग को एक स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी के लिए प्रेरित करती हैं। ये एक इंटेलेक्ट से रिलेटेड है। जैसे एक विजुअल आर्ट के अंदर जो सुंदर विजुअल्स होते हैं वो उस चीज को बहुत इंप्रेसिव बनाते हैं, वैसे ही लिटरेचर के अंदर ये फिगर्स और ट्रॉप्स जो हैं, ये लिटरेरी लैंग्वेज जो है, वो इसकी खूबसूरती के पीछे बेसिक रीजन है। एक थोड़ा सा बेसिक यहां पर आपको मैं और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए किसी भी वर्ड के दो टाइप के मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग जो हम सभी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग। देखिए लिटरल मीनिंग जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिक्शनरी आप खोलते ही जब उस वर्ड को चेक करते हो तो जो आपको उसका मीनिंग मिलता है वो एक लिटरल मीनिंग है। और इसके साथ, इसके कॉन्ट्रास्ट के अंदर हमारे पास होता है फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग क्या है? वी कैन से अ ट्विस्ट इन द कॉमन मीनिंग। जो जनरल मीनिंग होता है उसको उस सेंस में न देखकर उसका एक दूसरा सेंस निकालना, दैट इज फिगरेटिव मीनिंग। अगर हम ग्रामेटिकल टर्म्स के अंदर बात करें, इन्हीं दोनों टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं वर्ड डेनोटेटिव। डेनोटेटिव मींस लिटरल मीनिंग, जो बहुत कम काम में आता है। लिटरल मीनिंग का बेसिकली सिर्फ आपका जो फैक्ट होता है, जो आपका नॉन फिक्शन होता है, जो आपके दूसरे साइंसेस होते हैं, वहां केवल डेनोटेशन काम में आता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। कॉनोटेटिव मीनिंग कहां काम करता है? जहां फिगरेटिव सेंस हमें लेना हो, जहां उस वर्ड से रिलेटेड हम एक एक्स्ट्रा, हम एक हिडन, या हम जिसको कहते हैं बीनीथ द सरफेस मीनिंग लेते हैं, तब हम उसे कॉनोटेटिव मीनिंग की बात करते हैं।
तो ये तो बात हमारी क्लियर, आप समझ ही सकते हो कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो डेनोटेटिव नहीं होते हैं, वो बेसिकली कॉनोटेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है सारे फिगर्स ऑफ स्पीच डेनोटेटिव हों, कुछ साउंड से रिलेटेड हैं जो डेनोटेटिव होते हैं, लेकिन बेसिकली कॉनोटेटिव मीनिंग उनका होता है। बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच पाई जाती है लिटरेचर्स के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश लिटरेचर की पार्ट है। इनफैक्ट अगर हम देखें लैटिन प्रोसोडी और संस्कृत प्रोसोडी, उनमें जो नंबर ऑफ फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इंग्लिश लिटरेचर। कुछ जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो साउंड इफेक्ट देती हैं, वो इस वजह से यूज की जाती हैं ताकि बोलने पर वो चीज़ एक पर्टिकुलर इफेक्ट को क्रिएट करे। कुछ कंपैरिजन के लिए सबसे कॉमन जो डिवाइसेस हैं फिगर्स, वो कंपैरिजन से रिलेटेड हैं, और कुछ हैं आर्ग्यू और परसुएट करने के काम आती हैं। इनको हम बोलते हैं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, रेटोरिक डिवाइसेस। रेटोरिक डिवाइसेस पुराने लिटरेचर, एंशिएंट लैटिन और ग्रीक लिटरेचर में पाई जाती थी। इनका पर्पस हमेशा एक होता है कि जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी तरीके से इफेक्ट को क्रिएट करके आर्ग्यू या अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और चलिए अब हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट स्पीचेस को। पहली जो डिवाइस है वो देखिए इतनी कॉमन है, बचपन से हम इस डिवाइस का यूज करते आ रहे हैं, भले टेक्निकली हमें इसका नाम पता ना हो, तो आज हम देख भी लेते हैं। इसका नाम है एलिट्रेशन। दोस्तों एलिट्रेशन क्या होता है? ये बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है जिसका पर्पस ऑडिटरी होता है। ऑडिटरी इफेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, मतलब ये पढ़ने में वो इफेक्ट नहीं देती, रेसिटेशन के अंदर हमें पता चलता है कि पोएट ने एलिट्रेशन का यूज किया है। अगर हम एक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन से इसको हम समझते हैं कि एलिट्रेशन कंसिस्ट, एलिट्रेशन कब आता है? जब रिपीटिशन होता है, मार्क माय वर्ड्स, रिपीटिशन होता है किनका? सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का। देखिए कई बार वाउल साउंड्स भी हो सकती है जब हम इसे एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज करते हैं, लेकिन अभी आप मान के चलें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होता है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स कहां पर होती है? नियर बाय वर्ड्स ऑफ अ लाइन। एक लाइन, एक जो पोएटिक लाइन होती है उसमें बिल्कुल जो पास पास वर्ड्स होते हैं या प्रीपोजिशन या एक दो वर्ड्स को छोड़कर जो होते हैं उनके अंदर एक टिपिकल कॉन्सोनेंट साउंड बार बार अगर उसकी पुनरावृत्ति हो तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। देखिए वैसे ये रूल नहीं है, लेकिन जनरली जो रिपीटिशन होता है वो कहां पर होता है? फर्स्ट साउंड, जो वर्ड की पहली साउंड है उसके अंदर हम इसको देखते हैं। और साथ में ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पुराना ओल्ड इंग्लिश, OEL जिसको हम बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, वो बेसिकली एलिट्रेटिव, हैवीली एलिट्रेटिव था अपनी नेचर के अंदर। उसका रीजन भी है दोस्तों, उस समय बुक पब्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर एक ओरल एक्टिविटी के रूप में प्रोड्यूस की जाती थी, चाहे वो हमारा साहित्य हो पुराना, चाहे वो रोमन, ग्रीक, लैटिन हो, और या फिर अर्ली इंग्लिश लिटरेचर हो। जो बेसिकली पॉइट्स होते थे वो अपनी पोइट्री को रिसाइट भी करते थे। अब जब रेसिटेशन की बात आई गई है तो मैंने आपको बता दिया है कि एलिट्रेशन एक ऐसी डिवाइस है जो पढ़ने में वो इफेक्ट क्रिएट नहीं करती है, बोलने पर ही उसका हमें पता चलता है। न केवल इंग्लिश के अंदर बल्कि हमारे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी वी फाइंड दिस डिवाइस एंड इट इज नोन एज अनुप्रास अलंकार। जो भी दे हैव सर्टेन नॉलेज और अर्ली नॉलेज ऑफ संस्कृत, दे नो वेरी वेल दैट दिस अनुप्रास अलंकार इट इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू एलिट्रेशन। कुछ ये देखिए न केवल पोएटिक डिवाइस है, बल्कि आप, अगर मैंने जैसे आपको बताया, इफ यू हैव इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज लाइक टंग ट्विस्टर्स एंड नर्सरी राइम्स, तो एक आसान चीज होती है, कैप्चर करने में उसको आसान माना जाता है, इसलिए वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं समझने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं शेक्सपियर के सोनेट नंबर 30 को, वेरी फेमस सोनेट। और देखिए इसके अंदर शेक्सपियर कैसे स्टार्ट करते हैं। ये पहली ओपनिंग 2 लाइन्स है, व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। लगातार आप देख सकते हैं साउंड, इस साउंड को यहां देखिए दोस्तों, एक चीज जरूर समझिएगा, खासकर जो बिल्कुल अभी न्यू हैं इंग्लिश लिटरेचर प्रोसोडी रूल्स के लिए, इट्स नॉट द लेटर
that we count in an alliteration. It is the sound. यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको लेटर, देखिए यहाँ एक एग्जांपल बहुत खूबसूरत हमें मिल जाएगा. Here it is not S, where we are basically paying attention to the sound this CE letter is giving. It is giving S, and that is the alliterative effect. When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past. ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. एक और अगर हम ले मास्टर ऑफ एलिट्रेटिव वर्स कॉलेज, उनके कुबला खान की में ये मिलता है 5 miles meandering with a mazy motion. वापस से आप देख सकते हैं, it's not the letter that we are considering, it is the sound. अगर हम वैसे हम रियल लाइफ में देखें, टंग ट्विस्टर्स, देखिए बहुत फेमस ये भी टंग ट्विस्टर है, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. You can see how the sound of p, particular p sound. It is not p, it is p. P is alphabet, p is sound. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. We are repeating. ये जो है ये ही alliteration है दोस्तों. हम इससे रिलेटेड कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे आने वाले कोर्सेज के लेसन्स में, जैसे कॉन्सोनेंट्स है, एसोनेंट्स है या ओनोमेटोपिया है. चलिए नेक्स्ट हमारी जो आज की डिवाइस है थोड़ी सी एडवांस डिवाइस है दोस्तों, एनाडिप्लोसिस. एनाडिप्लोसिस सीधी एक हमारे पास लैटिन या ग्रीक प्रोसोडी से आई हुई डिवाइस है. ये एक रेटोरिक डिवाइस है. अब आपके पास ये टर्म आई है रेटोरिक. रेटोरिक डिवाइस क्या होती है दोस्तों? रेटोरिक डिवाइस होती है जो काम आती है परसुएट करने के, आर्ग्यू करने के या एंटरटेन करने के रीडर और ऑडियंस को. इट इज समवट डिफरेंट. देखिए एलिट्रेशन जो है वो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जो पढ़ने वाला है वो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो. इट इज बेसिकली अपीलिंग टू द ईयर्स. लेकिन जो एक रेटोरिक डिवाइस होती है, इट हैज सर्टेन डिमांड्स फ्रॉम द रीडर्स. ये डिमांड करती है कि रीडर उतना इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो, उतना कैपेसिटिव हो कि वो क्या कर सके, इस चीज को समझ सके. और एनाडिप्लोसिस की अगर हम बात करें, एनाडिप्लोसिस का अगर हम लैटिन से इंग्लिश में मीनिंग निकालें, इसका मीनिंग होता है डबलिंग. एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि ये डिवाइस क्या करती है, शायद आपको उससे याद रहे. देखिए इसमें क्या होता है, रिपीटिशन होता है, लेकिन किसी लेटर का नहीं होता है. इट इज द रिपीटिशन ऑफ द लास्ट फ्रेज or word of a clause at the beginning of the next clause. समझे आप बात? देखिए एक क्लॉज चल रहा था और वो x पर खत्म हुआ, फुल स्टॉप. दूसरा क्लॉज या फ्रेज स्टार्ट हुआ, वो x से स्टार्ट हुआ. तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये क्या है, डबलिंग. लगातार एक पर्टिकुलर क्लॉज को यूज करना. दैट इज बेसिकली यूज ऑफ एनाडिप्लोसिस. Generally, it is used by a writer to gain attention or to focus on a particular element or to create a sense of urgency. देखिए रिपीटिशन जब भी होगा, रिपीटिशन क्या करेगा, रिपीटिशन एक ऑडियंस या रीडर का ध्यान इस चीज पे दिलाएगा कि जो राइटर है वो बार बार एक पर्टिकुलर चीज को बोल रहा है, बार बार एक पर्टिकुलर चीज को कह रहा है, तो हम ऑब्वियसली फोकस उसके ऊपर ज्यादा देते हैं. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा. तमिल लिटरेचर के अंदर, हमारे सदर्न तमिल लिटरेचर में अंधदी ये एक पॉपुलर वर्स फॉर्म है. आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी, यू विल बी वेरी शॉक टू नो इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एनाडिप्लोसिस. पूरी जो पोएम है वो एनाडिप्लोसिस स्ट्रक्चर के अंदर लिखी हुई है. एक चलिए एग्जांपल्स लेते हैं हम लिटरेचर से. Our doubt is our passion and our passion is our doubt. आप देख सकते हैं our passion पे खत्म हुआ एक फ्रेज और नेक्स्ट फ्रेज हमने इस कंजंक्शन के बाद our passion से स्टार्ट हुआ. हेनरी जेम्स ने यूज करा इसको. ये देखिए एक और ललिता से हम एग्जांपल लेते हैं. What I present here is what I remember of the letter, and what I remember of the letter I remember verbatim. आप देख सकते हैं ये पूरा एक क्लॉज है, ये यहां पर खत्म हो रहा है और नेक्स्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉज, तो नेक्स्ट वापस से वो क्लॉज वहीं से स्टार्ट हो रहा है. इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को दोस्तों हम बोलते हैं x.x.
यह एक्स पर लाइन खत्म हुई, डॉट यहां पर आ गया और एक्स से ही नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ। इस स्ट्रक्चर को इसलिए एक्स डॉट एक्स बोला जाता है और ये एनाडिप्लोसिस का एग्जांपल है। इससे रिलेटेड हम दो डिवाइसेस और स्टडी करेंगे आने वाले फर्दर लेसन में, एंटी मेटाबॉलिक एंड काइस्मस। काइस्मस तो काफी क्लोज है इसके, आपको आसानी रहेगी समझने में। चलिए एक और डिवाइस आज कर लेते हैं। आज की लास्ट डिवाइस बहुत कॉमन डिवाइस है, तरह तरह के यूज में इसको पाया जाता है और जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वो है एनाफोरा। देखते हैं एनाफोरा क्या है। बिल्कुल एनाडिप्लोसिस की तरह एनाफोरा भी एक रेटोरिकल डिवाइस है। इसका मतलब इसका भी यूज आर्ग्यू या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को परसुएट करने के लिए। ये जो नाम है ये ग्रीक टर्म से हमारे पास है और इस टर्म का मतलब क्या होता है, कैरिंग बैक। कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप, कोई पॉइंट था और उस पॉइंट को घुमाकर वापस से लेकर जाया गया स्टार्टिंग में, तो उसको हम कैरिंग बैक हम कह सकते हैं। एनाफोरा कुछ ऐसे ही काम करता है, रिपीटिंग मैनी टाइम्स अ फ्रेज विच हैज अकर्ड अर्लियर। आप समझ गए दोस्तों। देखिए अभी हमने एनाडिप्लोसिस में बात करी थी, एक्स पे खत्म हुआ और एक्स से शुरू हुआ। एनाफोरा कुछ अलग है, इसके अंदर ये फिक्स सिमेट्री नहीं है। इसके अंदर ये है कि अगर हमने एक्स को कहीं पर यूज कर लिया है तो उसके बाद उस पर्टिकुलर लाइन में या उस पूरे स्टैंजा के अंदर जगह जगह हम इस एक्स को यूज करते हैं। ये एक्स जो है ये पूरी एक लाइन भी हो सकती है, ये एक्स केवल एक वर्ड भी हो सकता है, ये एक्स एक फ्रेज या क्लॉज भी हो सकता है। मेन बात है इसका रिपीटेशन बार बार। देखिए एनाडिप्लोसिस और एनाफोरा में आई होप यू गेट द डिफरेंस। पर्पस क्या है, वही जो एनाडिप्लोसिस के पीछे हमारा अटेंशन, रीडर का अटेंशन जो पॉइंट है वो नहीं चाहता कि हम उस पर्टिकुलर वर्ड, उस पर्टिकुलर फ्रेज से अपने अटेंशन या फोकस को हटाएं। वो हर लाइन या हर दो लाइन के बाद आपका अटेंशन उधर ले जाता है और एक ड्रामेटिक इफेक्ट तैयार होता है। रीडर ये सोचने लगता है व्हाई द पोएट इज एम्फेसाइजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड सो मेनी टाइम्स। बैलेड्स, सॉन्ग्स, सर्मन्स, एग्जॉर्टेटिव स्पीचेस जो पॉलिटिशियंस देते हैं, जो डिप्लोमेट्स देते हैं एग्जॉर्ट करने को पब्लिक को, उनको अपील करने के लिए, तब ये डिवाइस बहुत ज्यादा काम में आती है। कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं दोस्तों। This blessed plot, this earth, this realm, this England, this nurse, this steaming womb of royal kings. I hope you remember this famous speech by Richard II in the name of the same play by Shakespeare। आप देख सकते हैं यूज ऑफ दिस। चाहते तो शेक्सपियर एक बार ही इस दिस का यूज करके दिस ब्लेसेड प्लॉट एंड अर्थ रियलम इंग्लैंड नर्स एंड टीमिंग, लेकिन ये जो बार बार रिपीट करना है इस दिस को, ये क्या करता है, ये एम्फेसाइज करता है ही इज इन द प्रेजेंट, ही इज फिंगर पॉइंटिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड what can be better example than these opening lines of A Tale of Two Cities, the great novel by Charles Dickens, and it was the best of time, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness। देखिए यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि किस तरह से एक जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो किस तरह से डेनोटेटिव नहीं होती है। एक टिपिकल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज लेकर आना था। तो कैसे उन्होंने इट वाज द का बार बार यूज करा ताकि रीडर की साइकी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्मिथरिंग बैठ जाए कि कैसे जो डिकेंस हैं वो बता रहे हैं दैट इट वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट एक्टिविटी। कुछ और रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच हम इससे देखेंगे, रिपीटेशन और रिफ्रेन। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को छोड़ के जाता हूं ये तीन डिवाइसेस। आई होप यू आर एबल टू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या इनके अंदर मिसिंग है या क्या आपको अच्छा लगा। प्लीज कमेंट एंड आल्सो सजेस्ट what are some other topics that we can share on this beautiful platform of virtual learning. Thank you friends.